अच्छा जी, तो अब हम चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया था, तो बात हो रही थी कि जो क्वांटिटीज़ के सिंबल्स हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, हम उनको अल्फ़ाबेट के लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि MVFI। आगे कह रहे हैं कि टू मेक दिस इवन मोर प्रिसाइज, साइंस ऑफन टर्न्स to mathematics to allow relationship between quantity to be expressed clearly and tested carefully। तो हमें साइंस में कई बार इक्वेशंस को एक्सप्रेस करने लिए मैथ्स का भी हमें सहारा लेना पड़ता है। दिस कैन समटाइम्स फील चैलेंजिंग, बट it is important to remember that mathematics in science is not meant to be a hurdle. Instead, it is a language that helps us think more clearly about the world. तो मैथ्स के एक्सप्रेशन या मैथ को साइंस में डालना एक हर्डल नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड के जो भी चीज़ों को हम समझना चाह रहे हैं उनको बेहतर एक क्लैरिटी से समझने में हमको ये हेल्प करता है। An equation is not just a calculation tool, it is a compact statement about how certain things are related। कि कुछ चीज़ों का आपस में यानी जैसे एक ग्रेविटी ले ले और हम वेट ले ले, तो ग्रेविटी और वेट का आपस में क्या रिलेशन है, तो इसको बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करने में हमें इक्वेशन हेल्प करता है। For example, describing motion using quantities such as distance, time, and velocity allow us to answer question about whether an object will be at a later moment। तो जैसे कि हमारी टाइम स्पीड डिस्टेंस की जो इक्वेशन है वो हमें स्पीड और टाइम के बारे में पता चलता है। तो हम उसकी हेल्प से कोई ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी या कोई कार वो मोशन कर रही है तो कितनी देर में कहाँ पर होगी ये हम पता लगा सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हमारी गाड़ियों में जैसे स्पीडोमीटर होता है, वो इसी के ऊपर काम कर रहा होता है, जो बता रहा होता है कि हमारा व्हीकल कितनी स्पीड से चल रहा है। और इसलिए हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की ज़रूरत करती है। तो ये केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, हर जगह इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैथ्स एक्चुअली हम पढ़ते ही इसलिए हैं ताकि उसको हम डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, केमिस्ट्री हो, बायो साइंस हो। लर्निंग टू यूज मैथमेटिक्स in science does not mean memorizing equations. It means understanding the situation first, identifying relevant quantity, and then using mathematical relationship to reason carefully। तो जस्ट ये फॉर्मूला लर्न करने वाली बात नहीं है, पहले हम सिचुएशन को समझेंगे, हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज दी गई हैं और हम क्या जानना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम मैथमेटिकल आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। In this way, mathematics become a powerful language for thinking, not just for finding numerical answer। तो मैथ्स यहाँ पर थिंकिंग का काम भी करती है, जस्ट ना कि आंसर फाइंड करने का। If you focus first on understanding the situation and the quantities involved, equation will begin to feel like less obstacles and more like a helpful guide in your exploration। तो अगर हम पहले सिचुएशन को समझेंगे और उस सिचुएशन में क्या क्या क्वांटिटीज है, तब हम इक्वेशन को बेटर तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम सिचुएशन को नहीं समझेंगे तो कभी भी हम उसमें लगने वाली इक्वेशन और उसको कैसे सॉल्व करना ये हमको समझ नहीं आएगा। अच्छा जी, साइड में इन्होंने वो दिया हुआ है साइड नोट, थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी।
तो बता रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट को हम फिजिक्स में सी से ही रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। तो देखो साइंटिफिक सिंबल्स के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री है, और वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बाद ही डिराइव की गई है, ताकि चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं, साइंटिफिक जो सिंबल्स हैं वो सेम ही मिलते हैं हर जगह, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन में कभी भी कोई एरर ना हो। फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ लाइट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल सी। तो स्मॉल सी से लिखते हैं क्योंकि लैटिन के वर्ड सेलरिटाज सेलरिटाज के फर्स्ट वर्ड सी स्मॉल सी से लिया गया है। टुडे द स्पीड ऑफ लाइट इज वन ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट एक फिक्स वैल्यू है और इसको डिफाइंड किया गया है 299792458 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड भी एक इंटरनेशनल SI यूनिट है स्पीड का, जो फिजिक्स में हम देखते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात हो रही है कि हम डेली लाइफ में जैसे कि बोल रहे हैं कि एक एयरप्लेन के फ्यूल का मिस कैलकुलेशन, एयरप्लेन जो फ्लाई करता है उसमें जो फ्यूल लगता है उसके फ्यूल का मिस कैलकुलेशन। इन ए वेल नोन इंसिडेंट अ पैसेंजर एयरक्राफ्ट रैन आउट ऑफ फ्यूल मिड फ्लाइट ड्यू टू अ मिक्स अप इन यूनिट। The flight needed 22,300 kg of fuel in total, but the ground crew miscalculated the fuel required since they used the density of fuel in pound. Okay. तो यहाँ पर केजी की जगह उन्होंने पाउंड में मेजर कर लिया, पाउंड पर लीटर रेदर देन किलोग्राम पर लीटर। तो क्योंकि केजी और पाउंड के वेट में इक्वलिटी में डिफरेंट होता है, जो केजी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसीलिए ना रन आउट कर गए, कम पड़ गया ना, क्योंकि पाउंड में वो कम होता है केजी से। तो द एयरक्राफ्ट वाज अबाउट 50,000 लीटर शॉर्ट ऑफ फ्यूल एंड लकीली कुड ग्लाइड टू एन emergency लैंडिंग which damaged the aircraft though there were no casualties। तो 15,000 लीटर का फ्यूल शॉर्ट हो गया क्योंकि उन्होंने जो स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट है वो पाउंड लेकर उसको फिल किया होगा। हालांकि वो इमरजेंसी लैंडिंग तो कर गया डैमेज के साथ, बट कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। पाउंड्स एंड किलोग्राम आर वेरी डिफरेंट। स्टैंडर्ड यूनिट SI, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, एवरीवेयर अवॉइड कन्वर्जन एंड एरर। तो इसीलिए SI यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो। इससे क्या होता है कि इस तरह के मिस कैलकुलेशन नहीं होते हैं। अगर हम जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल या ट्रेड की बात करें तो हम ज़्यादातर देखते हैं ना, लोग डॉलर में कर रहे होते हैं, जिससे थोड़ा कंफ्यूजन कम रहता है। हालांकि वो कन्वर्ट करते हैं अपनी कंट्री में, बट इंटरनेशनली जब कोई भी नंबर फिगर की बात होती है तो वो डॉलर के फॉर्म में ही की जाती है, ताकि सबको इजीली समझ में आए कि ओके। अब वो कंट्री टू कंट्री जाके वो डॉलर की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी निकलती है वो डिपेंड करता है। तो उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में। व्हाई इज अ किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर? हर जगह केजी ही क्यों यूज किया जाता है? तो अगेन ये वही बात है ना कि अगर हर जगह पे एक अलग यूनिट चल रहा हो, जैसे वहाँ कहीं पे केजी चल रहा हो, कहीं पे पाउंड चल रहा हो, तो इससे क्या होगा कि जो भी हम गुड्स बाय सेल कर रहे हैं उसके रेट को कन्वर्ट करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो अब 1 kg राइस मुझे लेना है, तो केजी में लेंगे तो हाँ समझ में आएगा ना कि रेट में घट रहा है बढ़ रहा है कितना है। अब 1 kg राइस ₹50 का है और
1 पाउंड राइस भी अगर 50 रुपीज का है तो रेट तो सेम है, लेकिन उसके वेट में अंतर आ गया। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग केजी का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं तौलते वक्त, और ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के हिसाब से भी है। तो इसमें किसी बंदे का पर्सनल ओपिनियन की जरूरत नहीं है, बस तराजू पे तौला और हाँ समझ गया कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। एंड ऑब्जर्वेशन आर रिपीटेड as observations are repeated, measurement refined, and ideas tested. Through experiments, we can organize our understanding of the world in a systematic way. तो ऑब्जर्वेशन बार बार किए जाते हैं और बार बार ऑब्जर्वेशन करके मेजरमेंट लिए जाते हैं और आइडिया को टेस्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट से, जिससे कि हम अपने आसपास की चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं और वर्ल्ड को नेविगेट करने में उनको दिक्कत नहीं आती है। तो इन द सेकेंडरी स्टेज यू विल कम अक्रॉस टर्म्स सच एज लॉज, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। तो आगे चल करके हम ये देखेंगे कि लॉज क्या होते हैं, थ्योरीज क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होते हैं। इनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है साइंस में। अगर मैंने बोल दिया कि भाई ये एक लॉ है साइंस के अंदर, तो यानी कि वो हर जगह सेम ही अप्लाई होगा, इस तरह से कुछ सर्टेन मीनिंग निकल के आएंगे। For example, Newton's laws of motion explain the jerk felt when a bus stopped suddenly। तो यहाँ पे जैसे न्यूटन के लॉज हैं वो हमें काम आएंगे कि जब कोई गाड़ी रुकती है, बस रुकती है, तो एकदम से हमें झटका क्यों लगता है। ऐसे ही थ्योरी की बात हो रही है। थ्योरी गोज अ स्टेप फर्दर and provide an explanation of why those patterns occur, usually based on evidence gathered over the time and available at the time. Theory goes a step further and provide an explanation of why those patterns occur, usually based on evidence gathered over the time. तो थ्योरी क्या होती है? थ्योरी एक पैटर्न को एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल द एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। एटॉमिक थ्योरी हमें ये बताती है कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, तो ये ओवर द टाइम रिफाइन होती रहती है। प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड आइडियाज दैट हेल्प अस मेक सेंस इन ए गिवन सिचुएशन। प्रिंसिपल क्या होते हैं? ब्रॉड आइडिया होते हैं टू हेल्प अस मेक सेंस इन ए गिवन सिचुएशन। तो किसी सिचुएशन को समझने के लिए प्रिंसिपल्स काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी being applied when climbing up the stair। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल जैसे ये समझने के लिए कि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वहाँ पर क्या रोल बनता है। थ्योरी डज नॉट मीन अ गेस और एन अनटेस्टेड आइडिया। थ्योरी कोई गेस नहीं होती, कोई आइडिया नहीं होती है। इट इज एन एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन केयरफुल टेस्टिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। मतलब थ्योरी एक आइडिया का एक्सप्लेनेशन है जो कि टेस्टिंग के बाद डेवलप होता है और उसको थॉरोली एग्जामिन किया जाता है कि ये चीज होती ही होती है बार बार, अगर हम इसको अप्लाई करके देखें। These ideas are always open to improvement and often change as new evidence become available. This is a key feature of science that makes it reliable। तो ये आइडिया ऐसा नहीं है कि क्लोज्ड आइडिया है, बोल दिया गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। इसको टेस्ट करते रहते हैं। देर आर ऑलवेज ओपन टू इम्प्रूवमेंट, उसमें इम्प्रूवमेंट होते हैं।
क्योंकि हमने जैसे पीछे पढ़ा था ना, मॉडल के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं, मॉडल में बहुत सारी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं। तो धीरे-धीरे बाद में जब हमारा एक मॉडल डेवलप हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, तब हम उसमें और भी सारी चीज़ें इम्प्रूव करने लग जाते हैं, और चीज़ों को भी कवर करने लग जाते हैं। एंड ऑफन चेंज एज़ न्यू एविडेंस अवेलेबल, तो जो नया एविडेंस आता है उसके हिसाब से उसे हम चेंज करते रहते हैं। दिस इज अ की फीचर ऑफ साइंस दैट मेक्स इट रिलायबल। तो साइंस की ये की फीचर है कि वो किसी भी चीज़ को लेकर के एडमेंट नहीं है, वो ओपन है, और उसमें कोई अगर इम्प्रूवमेंट दिखता है तो उसको अकोमोडेट कर लेती है। वन ऑफ द मोस्ट remarkable strength of science is its ability to make predictions। तो हमें जब हमारे आइडियाज ठीक निकलने लगते हैं, थ्योरी लॉज अप्लाई होने लगते हैं, तो हम प्रेडिक्शन की फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे कि जैसे वेदर की फोरकास्ट है, वो एक प्रेडिक्शन का साइंस है पूरा। तो अब प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि जो बोल दिया वो होगा। प्रेडिक्शन बोलती है ओके, अगर ये इस कंडीशन बनती है तो ये हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर इनविजिबल फैक्टर्स होते हैं, अगर उनके अंदर कुछ चेंज आ जाए तो आउटकम बदल सकते हैं। तो क्योंकि नेचर के जो फोर्सेस है वो कभी भी किसी एक मशीन की तरह नहीं चलते हैं। एक जैसे कि हमने गूगल मैप पे एक लोकेशन डाल दी तो वो उसी रास्ते को फॉलो करता है, ट्रैक, वो ऐसा नहीं है। तो हम प्रेडिक्शन को फेवरेबल बना सकते हैं, 100% नहीं बोल सकते उसको। When laws, theories, and models are well established, they allow us to anticipate what will happen under new or different conditions before we can perform an experiment. And in many cases, even if we cannot perform an experiment, तो जब हमारे लॉ, थ्योरी, मॉडल एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो हमें ये हेल्प मिलती है कि इन गिवन कंडीशन के अंदर अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। एंड जरूरी नहीं हम एक्सपेरिमेंट करें ही करें, हम जस्ट प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ओके ओके ये कंडीशन होंगी तो ऐसा होगा। यूजिंग आइडियाज about motion, we can predict how far a kicked football will travel. Using knowledge of chemical reactions, we can estimate how much carbon dioxide will be produced or how soft baked bread would be. Using biological principles, we can predict how one's breathing would change while running। तो ये सारे प्रेडिक्शन के ही आउटकम है कि हम एक फुटबॉल की ट्रेजेक्टरी पता लगा सकते हैं कि कितना दूर जाके गिरेगी, केमिकल रिएक्शन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, सॉफ्ट केक बनेगा कि नहीं बनेगा, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये सब कुछ हमें, ब्रीदिंग रेट क्या होगी रनिंग पर, ये सब हमें प्रेडिक्शन के थ्रू हम बता सकते हैं आज के टाइम में। हाँ, प्रेडिक्शन गारंटी नहीं है लेकिन वो गैस भी नहीं है। दे आर रीजनड एक्सपेक्टेशन, कोई रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है बेस्ड ऑन एविडेंस एंड केयरफुल थिंकिंग। व्हेन प्रेडिक्शन मैच ऑब्जर्वेशंस, कॉन्फिडेंस इन द अंडरलाइंग साइंस ग्रो। और जब प्रेडिक्शन हमारी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से मैच करने लग जाए तो साइंस का कॉन्फिडेंस क्या होता है, ग्रो कर जाता है। तो उससे क्या होता है, हमें रिलायबल डेटा मिल जाता है कि हमारा प्रेडिक्शन ऑब्जर्वेशन से के मैच या नियर बाय आने लग गया है तो हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। बट इवन मोर इम्पोर्टेंट, व्हेन दे डू नॉट, साइंटिस्ट री एग्जामिन देयर एजम्पशन, मॉडल्स और मेजरमेंट। हाँ, अगर वो नहीं मैच कर रहा है तो हम उसमें अपने डेटा को री एग्जामिन करेंगे कि हमारे
मॉडल में, एजम्पशन में कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर अभी हम ठीक से नहीं पकड़ पा रहे हैं। इन दिस वे प्रेडिक्शन इज ए पावरफुल टूल दैट ड्राइव फर्दर एक्सप्लोरेशन एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो प्रिडिक्शन एक पावरफुल टूल है जो कि हमें वर्ल्ड को समझने में मदद करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, पॉज एंड पॉन्डर, थिंक ऑफ अ प्रेडिक्शन यू और योर फैमिली मेड रिसेंटली। फॉर एग्जाम्पल, the outcome of a cricket match, was it based on evidence and reasoning or mainly on guesswork? How can scientific thinking improve such prediction? तो देखो, क्रिकेट के मैच के लिए हम प्रिडिक्शन, जो भी हम प्रिडिक्शन करेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं। देखो, मैच में क्या है, इंसान खेल रहा है, ठीक है, इंसान, ह्यूमन। तो इंसान के बिहेवियर को पूरा का पूरा मेजर नहीं किया जा सकता। ये नहीं बोल सकते कि आज वो वाला बैट्समैन जाएगा तो वो इतने रन बनाएगा, है ना। ह्यूमन परफॉर्मेंस को हम एक गेम के अंदर हम मैच नहीं कर सकते, बट हम ये ज्यादातर एविडेंस बेस्ड नहीं होता, ये इमोशन बेस्ड होता है। इसको हम ये नहीं कह सकते ना कि आज फला बॉलर जाएगा तो इतने विकेट ले लेगा। तो यहाँ पर साइंस एक्चुअली हम अप्लाई कर नहीं सकते। जिन चीजों के ऊपर साइंस या ऑब्जर्वेशन ठीक से अप्लाई नहीं हो सकता, वहां पर प्रिडिक्शन और आउटकम में बहुत डिफरेंट होता है। और जहाँ पे डिफरेंट होता है, वहीं पर क्या होता है फिर, बैटिंग, या जैसे बैटिंग वगैरह होती है गेम में, सट्टा बाजार जो चलता है, या शेयर मार्केट है, क्योंकि वो भी इमोशंस पे ही चल रहा होता है। तो इसीलिए वहां पे एक इंटरेस्ट बन के आता है। अगर सबको पता होता कि कौन जीतेगा तो फिर गेम का मजा ही खत्म हो जाता ना। साइंस अगर फॉर्मूला लगा के पता लगे थे कि आज इंडिया जीतेगा या कौन सी कंट्री जीतेगी, इन चीजों में ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व है और इमोशंस है, बहुत सारी चीजें हैं। ह्यूमन बिहेवियर को हम मेजर नहीं कर सकते ना कि आज वो किस तरह से परफॉर्म करने वाला है। चलिए, एग्जाम्पल 1.2, हाउ डू वी चेक प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन में चेक करते हैं। वर्षा टोल्ड हर फ्रेंड मेघना इट विल रेन दिस आफ्टरनून बिकॉज द क्लाउड लुक डार्क। थिंक ऑफ सम क्वेश्चन मेघना कुड आस्क वर्षा टू मेक दिस प्रोडिक्शन साइंटिफिकली टेस्टेबल। तो आज वर्षा ने बोला मेघना से कि देखो, बादल डार्क लग रहे हैं तो आज बारिश होगी। वेल, जो एक विजिबल क्यू के ऊपर अगर हम बात करें, कोई चीज विजिबल दिख रही है बरसात के लिए, ऑब्वियसली बादलों का होना जरूरी है, और घने काले बादल छाए हुए हैं, तो ये हायर चांसेस बनते हैं कि बरसात होगी। ऑब्वियसली एक ब्राइट सनी डे में तो नहीं कह सकते ना बारिश होगी, जस्ट एक देख करके बताना, कोई वो वेदर साइंटिस्ट ना हो, एक ऑब्जर्वेटरी में काम करने वाला। तो चलो इसका आंसर देखते हैं क्या करें। गुड साइंटिफिक क्वेश्चन विल लुक फॉर मेजरेबल एविडेंस एंड पास्ट पैटर्न। क्वेश्चन विल with simple yes no are usually not so useful. Meghna could ask Varsha question like, these are just examples. What was your the condition of sky when it rained the last time? What is the humidity today? Was it above 80%? देखो, बहुत सारी प्रिडिक्शन को अगर साइंटिफिक बनाना है तो कई सारी चीज़ों पर गौर करना है कि पिछली बार बारिश के समय कैसा वेदर था, आज की ह्यूमिडिटी कितनी है, क्या 80% से ऊपर है, वाज इट अबव 80% द लास्ट टाइम इट रेन, जब पिछली बार बारिश हुई तो क्या 80% से ऊपर थी। व्हाट इज द टुडेज विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। इट इज द टेम्परेचर ड्रॉपिंग लाइक इट डिड बिफोर द। तो देखो भाई,
किसी प्रेडिक्शन को अप्लाई करने के लिए पिछली बार जब वो इवेंट हुआ था तो उस समय जो भी मेजरेबल साइंटिफिक उसके फैक्टर्स थे तो उनको पकड़ के ले आए हैं, है ना? जस्ट बादलों को नहीं देखा है। तो वो वाले अगर डेटा अवेलेबल हो और आज के समय में उसके नियर अबाउट का डेटा बन रहा है तो ये कह सकते हैं कि हाँ, बारिश हो सकती है, ना कि जस्ट क्लाउड लुक डार्क। ये तो एक लेमैन कॉमन मैन की बात हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से पेज नंबर 4 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू।